यह अतीत की नहीं, वर्तमान की बात है। और यह कड़ी है वर्तमान को सुंदर भविष्य की ओर ले जाने के लिए अपने स्वर्णिम इतिहास से जोड़ने की। दरअसल ये श्रवण एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दृश्य है, जहां बच्चों को बौद्ध भिक्षुओं के सानिध्य में स्कूली अभ्यासक्रम के साथ साथ नैतिक जीवन मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। केलझर की धम्म भूमि। जी हां, केलझर की इस धम्म भूमि पर चल रहा है ये मानव निर्माण कार्यक्रम। ये अनाथ पिंडक परिवार, ये जो संकल्पना आई है ये इधर उधर से नहीं आई। तो 1956 के बाद में जैसे समाज ने जो बाबा साहब के सामने खड़े हुए, लेकिन ये गरीब लोग थे कि भाई हमें तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का धम्म दिया है। बुद्धिज्म को एनिलेशन ऑफ कास्ट मीन जातियों का विनाश के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। मनुष्य को हर एक क्षेत्र की शिक्षा हासिल करनी पड़ती है और शिक्षा हासिल करते समय अपने दुर्गुणों को दूर करना पड़ता है, उसको नष्ट करना पड़ता है, उनके दुर्गुणों के कारणों को। अनाथ पिंडिक परिवार के उत्थान की प्रक्रिया में चल रहे विभिन्न उपक्रमों में से एक ये सड़क नागपुर से वर्धा की ओर दौड़ रही है। नागपुर जैसे संतरे के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही अब मध्य भारत में विकसित हो रहे सबसे बड़े विशेष आर्थिक जोन मिहान के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। और नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि से धम्म भूमि की ओर जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है। बीच में हम बूटी बोरी का औद्योगिक क्षेत्र पार करते हुए सीधे वर्धा की ओर जा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और खासकर ये हरियाली जिसे धरती का गहना श्रृंगार माना जाता है, इसी के बीच से गुजरती हुई ये सड़क हमें लेकर आए हैं यहाँ धम्म भूमि केलझर में। ये धम्म भूमि है। वैसे तो मेरा जन्म इस भूमि से हुआ। एक यहाँ पे सामने सत्यानंद जी आए थे। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तो मुझे पूरी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, पूरी गाथाएं हमें उनको आती थी। और मुझे ही नहीं, इस गांव के हर बच्चे को, हर महिलाओं को, हर पुरुष को जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उन सबको ये आती थी। द भारतीय बौद्ध सेवा संघ केलझर और अनाथ पिंडिक परिवार 14 एकड़ क्षेत्र में फैली इस धम्म भूमि पर यह विशाल बुद्धिस्ट सेमिनरी ये धम्म भूमि विकसित करने खासा उत्साहित है। इसके पीछे 2 वजह है। पहली बात तो यह है कि 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति से प्रेरणा लेकर बुद्ध वचन जन जन तक पहुंचाना है। और दूसरी बात है, इस धम्म भूमि के आसपास बौद्धकालीन स्वर्णिम युग के कई अवशेष इतरत्र फैले हुए हैं। थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके गांव-गांव में बुद्ध विहार बनाए, गांव-गांव में बाबा साहब के पुतले बिठाए, गांव-गांव में भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगाई। ये जो उन्होंने तब तो किया, फिर अब क्या? तो जिस प्रकार से 56 के बाद लोग इकट्ठा आकर उन्होंने कुछ काम किया। धम्म भूमि पर इस समय धम्मराजिक बुद्ध विहार, भिक्खु संघ के लिए निवास स्थान, श्रामणेर सत्यानंद स्मारक, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये विशाल प्रतिमा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल, श्रवण एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
ये सब हम देख सकते हैं। और धम्मा हॉल सद्भावना भवन निर्माणाधीन है, जिनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। लेकिन श्रमण एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर अनाथ पिंडिक परिवार खासा उत्साहित है। श्रमण एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, इसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं यहाँ के मुख्य आचार्य है भंते सोमानंद। ये जो सिस्टम आपने जो शुरू किया है, हम देखते हैं कि भारत में बहुत कम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जहाँ पर बहुत गरीब बच्चों के लिए और श्रमण संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, या फिर गुरुकुल जिसे हम कहें कि गुरुकुल में बच्चे आकर पढ़ें। कैसा लगता है कि ये जो युग है इतना आगे बढ़ रहा है और इस स्थिति में हम लोग गुरुकुल की ओर लौट रहे हैं। अहंकार को नष्ट करने के लिए इससे बढ़िया, उचित, इससे भी श्रेष्ठ कोई और सिस्टम नहीं है। सिर्फ श्रमण सिस्टम के माध्यम से अहंकार, गर्व, घमंड ये दूर हो जाता है। मुझे ये बताएं कि इस पूरी स्कूल में आपकी दिनचर्या कैसे होती है? हमारी दिनचर्या ऐसी है कि सुबह 4:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं। हम लोग फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद हम वंदना को बैठते हैं। हम थोड़ा सा अपने जो काम है, थोड़े कपड़े धो लेना है, साफ सुफ करना है और फिर पढ़ाई को बैठते हैं। तो हम 9:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, और 9:30 बजे ये खाना खाने चले जाते हैं, क्योंकि दूर गांव के स्कूल में जाना पड़ता है, ऑटो रिक्शा से इनको जाना पड़ता है। वहाँ के जो एचएम है वो बहुत मान सम्मान देते हैं, इन बच्चों को बहुत मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है, आदर मिलता है। आपका जो चिंतन मिलता है उस चिंतन का ये प्रात्यक्षिक है। विशेष करके पिछले 20 साल से बुद्धिज़्म के ऊपर मैं काफ़ी अध्ययन कर चुका हूँ। जी जी। और जब मैं सिंगापुर में था, 21 साल का था, तो मैं एज ए सामने भिक्षु करके भी रहा। अच्छा। 20 दिन। और विशेष करके ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी मैं घूम चुका हूँ। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेके कंपेरेटिव भारत के वर्तमान एजुकेशन के साथ में मैं कंपेयर भी किया। तो इसका जब मैंने थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन किया, चर्चा की, तो मुझे ऐसा लगा कि हम इतने अच्छे अनुयायी, जो अनुयायी किसी महापुरुष को दुनिया में नहीं मिले, इतने अच्छे अनुयायी हम बाबा साहब को मिलने के बावजूद, और जो बाबा साहब किसी के आगे नहीं झुके लेकिन वो भगवान बुद्ध के आगे झुके, तो क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम का जब हमने एनालिसिस किया, मेरे मित्र सत्यजीत चंद्रिकापुरे, शरद सहारे जी, और हमने बहुत दिनों तक इसमें गंभीर चर्चा की, क्या क्या लैकिंग हो रहा है। तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें सब तो बराबर है, लेकिन एक तो क्या हो गया कि जो भगवान बुद्ध की श्रमण संस्कृति है उसको हमने छोड़ दी है। इसकी जरूरत इतनी बड़ी है कि ऐसा बोला जाता है कि जब सम्राट अशोक, उनको खुद खाना होता था, या फिर चाय पीना होता था, या फिर पानी पीना होता था, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वो बाहर जाते थे गैलरी में, पहले जब तक उनके नज़र में कोई श्रमण ना दिखा तो वो ना चाय पीते थे, ना पानी पीते थे, ना खाना खाते थे। श्रमण संस्कृति के पुनरुज्जीवन में समर्पित अनाथ पिंडिक परिवार एक ऐसी समाज रचना के निर्माण का सपना पूरा करने का लक्ष्य रखता है जो समाज जीवन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जीवन व्यतीत करें। ये अनाथ पिंडिक परिवार को खड़ा करने वालों में जो जिनके मन में ये संकल्पना आई, उनमें भंते सोमानंद जी भी हैं। और आप कैसा महसूस करते हैं कि आपकी इस संकल्पना को आप विकसित होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, अनाथ पिंडक परिवार ना होता, अनाथ पिंडक परिवार के द्वारा जो बनाई गई संकल्पना ना होती, तो आज ये श्रमण एजुकेशन इंस्टीट्यूट निर्माण ना होता। क्योंकि अनाथ पिंडक भगवान गौतम बुद्ध के समय में वह एक ऐसा व्यक्ति था, वह बहुत श्रीमंत व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी प्रॉपर्टी भी दान दे दिया, सब कुछ दान दे दिया उसने, सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध के एजुकेशन सिस्टम के प्रचार के लिए। हर बच्चा जो 5 साल के ऊपर का है, हर लड़की जो 5 साल के ऊपर की है, वो 5 साल और 15 साल के बीच में कम से कम उसने 30 दिन, कम से कम 30 दिन तो भी श्रामणेर बनना चाहिए, और भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा जो है वो उसने ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो श्रामणेर हैं,
ये सारे श्रामणेर अभी इनके सिर्फ एजुकेशन तक यहाँ पर रहेंगे या फिर ये कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बने हैं? कैसी योजना बनाए हैं ये? नहीं, ये तो इसके दो पहलू है, दो बड़े पहलू है जी। क्योंकि देखते हैं हम कि बाबा साहब ने पढ़ो बोला, हम पढ़ गए, हम गुणवंत बन गए। मतलब गुणवंत लोगों की तो ऐसी फौज तैयार खड़ी होगी बाबा साहब के एक इशारे की वजह से। तो लेकिन प्रज्ञावंत कितने हैं? तो ये प्रज्ञावंत होने के लिए आपको किस रास्ते से जाना पड़ेगा? तो जब तक आप भगवान बुद्ध का सहारा नहीं लेंगे तो प्रज्ञावंत के इसमें जा नहीं सकते। तो हमारा वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम जो है, ये एजुकेशन सिस्टम मोरालिटी बेस्ड नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम से हमको मोरालिटी कभी सिखाई नहीं जाती। मतलब एक मशीन बना दिया जाता है। जी जी जी, एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है, एक दूसरा एक अच्छा व्यक्ति बनता है, लेकिन वो मॉरल बेस व्यक्ति, नीतिमान व्यक्ति नहीं बनता। क्योंकि नीतिमान व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, ये आदमी को बहुत अमीर बनाता है। आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में जितना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, जो 1956 में हमने जो किया, उसके अलावा जो दूसरे भी जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों को आप जब देखेंगे तो वो इतने रिचनेस आया उनमें, इतनी बड़ी पीढ़ी उन्होंने तैयार कर ली है, वो बहुत आगे बढ़े हैं। तो किस वजह से आगे बढ़े हो? उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान का सहारा लिया। तो हम भी थोड़ी बात भगवान बुद्ध की थोड़ी यदि बात मान लेते हैं तो हमारी भी आने वाली पीढ़ी सर्वोत्कृष्ट पीढ़ी, मतलब ये श्रमण संस्कृति का हमारा प्रयास ऐसा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है ये गुड बेटर बेस्ट ना बने। ये तो बन रही है, ये बेस्ट तक तो जा रही है, इसको एक्सीलेंट बना डाले। लेकिन एक्सीलेंस यदि हमें हासिल करना है तो बिना बुद्धिस्ट विचारधारा के, धम्म के, हम नहीं आगे जा सकेंगे। बुद्धिज्म में 3 पार्ट्स आते हैं जी। द फर्स्ट पार्ट, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, मीन्स बुद्ध की शिक्षा, जिसके ऊपर में बहुत काम हो रहा है समाज के अंदर में। बहुत सारा लिटरेचर जो है अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ द बुद्धा मीन्स बुद्ध का इतिहास, जो बुद्ध से लेके तो अभी तक, इस संदर्भ में भी बहुत सारे टेक्स्ट अवेलेबल से लोग बताते हैं अपने भाषणों से, अपने प्रबंधों से। तीसरा पार्ट आता है कि एग्जैक्ट बुद्ध ने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के प्रणाली का विकास किया, तब प्रणाली को लेके मेरा अध्ययन है। तो बुद्ध के काल में जो 8 बौद्ध विहार बने थे, उनका स्वरूप कैसे था, वो किस प्रकार की हुआ करते थे, जिसमें जेतवन विहार हुआ करता था, जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षु बुद्ध के सानिध्य में रह के सारा अध्ययन करा करते थे। तो उसका स्वरूप कैसे हुआ करता था? तो वो रेसिडेंशियल था। वो रेसिडेंशियल था। सम्राट अशोक ने जो 84,000 जो स्तूप बनवाए, वो भी रेसिडेंशियल थे। मध्य युग में जो 19 बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जिसका स्पेशलाइजेशन विभिन्न विषयों में हुआ करता था, जिसमें नालंदा वगैरह आपने नाम सुना ही होगा उसमें। तो ये भी रेसिडेंशियली था। और आज भी अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं या आप ईस्ट एशिया में चले जाते हो, मीन्स ईस्ट एशिया में मीन्स जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मंगोलिया, ये ईस्ट एशिया में आते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में आप बर्मा चले जाते हो, थाईलैंड चले जाते हो, तुम्हारा लाओस चले जाते हो, कंबोडिया चले जाते हो, तो साउथ ईस्ट पार्ट में आता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस रेसिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम को सजो के रखा है पिछले 2300 साल से। ये श्रामणेर यहाँ नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर रहे हैं, और वो भी बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में। बहुत सारे विश्व के ऐसे रहस्य है जो आम लोग नहीं जानते थे, वो जान गए। उसमें क्या है, तो उनको ऐसे ऐसे सत्य देखने को मिले, आर्य सत्य कहते उसे। ये श्रामणेर यहाँ नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर रहे हैं, और वो भी बौद्ध भिक्षु के मार्गदर्शन में। बहुत सारे विश्व के ऐसे रहस्य है जो आम लोग नहीं जानते थे, वो जान गए।
उसमें क्या है, तो उनको ऐसे ऐसे सत्य देखने को मिले, आर्य सत्य कहते उसे। अपने ध्यान साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जो कुछ उन्होंने जाना दुख के कारण है, तो दुख मुक्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये श्रामणेर अपने इस जीवन की तुलना अपने पूर्व जीवन से करते हैं। जब मैं श्रामणेर जीवन में आया तो मेरा जो मन है वो बहुत प्रफुल्लित हुआ। अभी यानी वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। यहाँ पे जो सर टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर से ध्यान हटे ही नहीं, इधर उधर ध्यान जाए ही नहीं। जब मैंने सामने दीक्षा ली तो मुझे अच्छा लगा। स्कूल में जाता हुआ पढ़ता हूँ अच्छे से, स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करता हूँ, रात को भी पढ़ाई करता हूँ, खाना खाने के बाद पढ़ाई करना पड़ता है। 12 बजे तक जो बंटी जी बताते हैं उसका मैं पालन करता हूँ। जिंदगी अब बदलती कैसे, इसका दर्शन यहाँ मिलता है। यहाँ पर आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ का वातावरण भी अच्छा है और गुरुजी भी अच्छे पढ़ाते हैं। मेडिटेशन के टाइम मेडिटेशन की पढ़ाते हैं, प्रार्थना होती है, रोज़ खाने को बैठाते हैं, भोजन अच्छा मिलता है यहाँ पर। और जो हॉस्टल में मिलता था उससे अच्छा यहाँ पर चिवर में अच्छा लगता है मेरे को। और ऐसे चाहता हूँ कि मैं जालंधर चिवर पे रहूँ। मुझे यहाँ सब जन सबको फिर रिस्पेक्ट देते, सब जन बड़े लोग भी होते तो रिस्पेक्ट देते, और जीवन नहीं होता तो हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। तो यहाँ आने के बाद हमको बहुत आनंद होता है। ये बच्चे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। ये अभी से समझ रहे हैं कि जीवन को किस ओर ले जाना है, और इनकी धम्मीय भूमि अभी से यहाँ पुष्ट हो रही है। हम शिक्षा देते हैं स्टूडेंट को, तो उसको इस प्रकार से देते हैं कि जो बुद्धिस्ट कल्चर जो है और जो बुद्धिस्ट कल्चर की जो नीति है, जैसे चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, आगे होकर बड़ा जो आदमी बनेगा तो उसके मन पर वो उसका जो हम अभी से उसको जो शिक्षा दे रहे तो उसकी ठोस कुछ ना कुछ उसके मन पर रहेगी, और वो उसी तरह से वो जो स्टूडेंट्स है या जो गर्ल्स है वो उसी प्रकार के तैयार हो जाएगा। संस्कार, आर्थिक सक्षमीकरण और न्याय की प्रस्थापना, अनाथ पिंडक परिवार के ये 3 मुख्य कार्यक्रम। और इस कड़ी में ये अनाथ पिंडक महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दुर्बल समूह को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की सरल कार्य योजना का हिस्सा है। अनाथ पिंडक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे? ये तकरीबन हमारे पास में तो अभी तक 10,000 लोग जो है नागपुर के, वो लोग लाभान्वित हुए हैं। 10,000 लोग इस संस्था से जुड़े हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और आने वाले समय में और मार्च तक, सिर्फ मार्च तक और 10,000 लोग जुड़ेंगे। क्योंकि इसमें मैंने कहीं पे भी नहीं, किसी बैंक में नहीं होंगी, कोई संस्था ने, पता संस्था ने इसके पहले जो स्कीम नहीं रखी होंगी, ऐसी स्कीम रखी है कि हर महिला को, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने वाली महिला है, बर्तन मांजने वाली महिला है या घर का काम करने वाली महिला है, उसको 15 साल के अंदर हम 80 लाख रुपया कर्जा देंगे व्यवसाय के लिए, स्वयं रोजगार के लिए 80 लाख रुपया, और वो भी सरकारी ब्याज दरों से। और वो भी दूसरी बात महत्वपूर्ण, उनसे कोई भी कागज लिया नहीं जाएगा और लगातार देते रहेगी। पहले 10,000 देगी, फिर 50,000 देगी, फिर 2.5 लाख रुपए देगी, फिर 12.5 लाख देगी, फिर 66 लाख देगी। 15 साल के अंदर उसको लगातार देते रहेगी। फिर ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई मैं गरीब क्यों, ऐसा किसी ने बोलना नहीं चाहिए। और ये हर महिला को देने का और प्लान ऐसा बनाया है, उसमें से हम हर दिन थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, 5 रुपए जमा करें, 10 रुपए, जो भी हमारी कैपेसिटी है उतना जमा करें। ये यदि हम आदत डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी गरीब, वो गरीब ये खुद को
रख नहीं पाएगा, क्योंकि अनाथ पिंडक परिवार उसके साथ में खड़ा है। हमने महिलाओं के शेयर्स लिए, हमने उनको विश्वास में लेके अनाथ पिंडक में शामिल किया, उनको शेयर होल्डर बनाया। अभी हमारे अनाथ पिंडक परिवार के तरफ से हमने कैंप चालू किए हैं, वो ट्रेनिंग कैंप, बिजनेस ट्रेनिंग कैंप है कि आप अगर अनाथ पिंडक से लोन लेते हैं तो सिर्फ लोन लेना ये कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा। लोन लिए, खर्चा हो गया, फिर जब चुकाने की बारी आती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। ऐसे से तो ना संस्थाएं बढ़ती है, ना समाज बढ़ता है, ना लोग बढ़ते हैं। अनाथ पिंडक परिवार हमारे लिए सिर्फ एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक परिवार के जैसा है। हम फैमिली 10,000 रुपये बिजनेस लेने के बाद में शायद उसका बिजनेस चले, नहीं चले, रुक जाए, गिर जाए, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग देते रहेंगे। बाद में फिर से 50,000 रुपये देंगे, उसको असिस्ट करेंगे, उसका फेल्यूर क्यों हुआ और किस वजह से वो मतलब उसे मदद तो मिलेगी, लेकिन उसकी सारी ट्रेनिंग के साथ उसकी पूरी कार्य कुशलता को उभार कर निकाला जाएगा। सामाजिक न्याय की प्रस्थापना में अनाथ पिंडक परिवार ने बनाई है सावित्री आई ब्रिगेड। सावित्री ब्रिगेड एक ऐसा उपक्रम है हमारा कि सावित्री ब्रिगेड से हम हमारी जो महिलाएं, हमारी महिलाएं ने एक जाति विशेष के या एक धर्म विशेष के लिए नहीं, तो हजारों सालों से जो आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, इन सब बातों से वंचित रखा गया है जिस तबके को, उस तबके के सभी महिलाओं को साथ लेके हम अपने महिलाओं का आर्थिक सबलीकरण किस तरीके से करें, इसलिए सावित्री ब्रिगेड का निर्माण किया है। सावित्री आई ब्रिगेड नारी शक्ति का एक ऐसा संगठन जो महिलाओं के सबलीकरण में समर्पित है। सावित्री ब्रिगेड के माध्यम से हम हर तबके में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं और अपने महिलाओं को इकट्ठा करके 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जैसा भी हो, और हर तबके में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे ग्रुप बन रहे हैं। और ये इन ग्रुप से के माध्यम से, क्योंकि अनाथ पिंडक की जो संकल्पना है वो संकल्पना सिर्फ ऋण देना नहीं है, उन्हें कर्जा देना नहीं है। छोटा सा जो हमने बीज बोया है इसका बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बनने जा रहा है और बुद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने महिलाओं को ऋण मुक्त करके हम एक संघ समाज निर्माण करने की हमारी यह संकल्पना है। अनाथ पिंडक परिवार के प्रवर्तकों से जब हम बातचीत करते हैं तो वे इन सब के बीच श्रमण संस्कृति की महत्ता पर ही लौट आते हैं और कहते हैं, जिनके एक आदमी के पास में भी खेती नहीं है या कुछ भी उत्पादन के साधन नहीं, वहाँ पे भी लोगों ने बड़े बड़े विहार बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? तो जहाँ धम्मा आता है वहाँ पैसा ये मुद्दा रहता नहीं है, ये तो लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। जो जिनको भी ऐसे दिखा कि ये काम हो रहा है वो खुद होके आगे आता है, अपील करने की कोई गरज नहीं रहती। अच्छा, ये बच्चे कहाँ से हैं? लेकिन ये तकरीबन पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र से है। ये पहला साल है। पहले साल में 30 बच्चे हैं, अगले साल यहाँ पे तकरीबन 150 बच्चे रहेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर में 300 बच्चे रहेंगे और उसके बाद में वाले साल मतलब चौथे साल में यहाँ पे 500 बच्चे रहेंगे। ये जो सिस्टम है कि बच्चे को अपने माँ बाप पढ़ाएगा, ये सिस्टम कहाँ से आया? ये भाई ये सिस्टम जो है ना, ये वैदिक संस्कृति का हो सकता है, ये श्रमण संस्कृति का ये सिस्टम नहीं है। जिन लोगों ने भगवान बुद्ध का विचार एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, वो सारे लोग अमीर क्यों बने? ये मेरे सामने बड़ा प्रश्न था। लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता लगा कि उन्होंने अपने बच्चों का एजुकेशन जो है वो पर्सनल, व्यक्तिगत नहीं जिम्मेदारी रखी, तो वो सामाजिक जिम्मेदारी रखी। पूरे दुनिया में जो भी मास्टर है, अभी मास्टर कितने लोग हैं इसकी मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, तो ऐसे 40 लोग निकले जिन्होंने खुद का बड़ा कम्युन तैयार किया हो या बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के 5 से ज़्यादा किताबें लिखी हो। तो ऐसे लोगों की मैंने सूची तैयार की, तो 40 ऐसे लोग हैं जो पूरे दुनिया में आज मास्टर कहा जा सकता है उनको। पूरी दुनिया में जो कन्वर्शन हो रहा है, हम बोलते हैं ना अमेरिका में कन्वर्शन हो रहा है, यूरोप में कन्वर्शन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्शन हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्शन कर कौन रहा है? इसमें मेजर जो रोल है वो तिब्बती लोग प्ले कर रहे हैं। आज 40 में से जो 40 मास्टर है पूरी दुनिया के, तो उसमें से 20 मास्टर अकेले तिब्बती है, क्योंकि वो उन्होंने भारत से जो शिक्षा का आधार है, जो भगवान बुद्ध ने बताया शिक्षा का आधार, वो उन्होंने अभी भी पकड़ के रखा है। एवरीडे हम यह मंगल कामना करते हैं कि आज का भोजन, आज का एजुकेशन, आज की सुख सुविधा हमें जिनके द्वारा प्राप्त हुई है उनका मंगल हो, उनके परिवार का मंगल हो, उनका कल्याण हो, दीर्घायुषी हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो
मुझे एक बात बताइए चंद्रिकापुरी जी कि आपने यहाँ पर ये जो स्कूल शुरू किया है तो क्या इसमें भी आपने कोई अलग से कोई सिलेबस बनाया है? इसका कोई सिलेबस नहीं, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन जो वर्तमान में हमारा चल रहा है, मतलब जो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था का जो एकेडमिक एजुकेशन सिलेबस है उसको तो हम कायम रखना ही है। इसको बदलने के पावर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से स्पेशल क्या दे रहे हैं। अच्छा, वो सिलेबस आपने जोड़ा है इसके साथ? इसके साथ में हम बुद्धिज्म को जोड़ दिया है। अच्छा, जो प्राचीन काल में जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी, 84,000 स्तूपों के अंदर में जो एजुकेशन पढ़ाया जाता था, बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर में। भ्रम बातिया भी है कि भाई उस समय में जो हमारे बौद्ध विहार थे वो पूजा अर्चना के मात्र स्थान हुआ करते थे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उस समय में एकेडमिक एजुकेशन भी पढ़ाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि जेतवन विहार का जो निर्माण किया था वो सारिपुत्र के सानिध्य में हुआ था। दैट मीन्स इंजीनियरिंग का नॉलेज उसको था। सम्राट अशोक का जो महल बनवाया था अशोकाराम, वो महास्तवीर इंद्रगुप्त नाम के जो महास्तवीर थे उनके सानिध्य में बनवाया गया। दैट मीन्स वो इंजीनियरिंग का नॉलेज था। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर के अंदर में संपूर्ण समाज को बांधने के लिए अगर कोई प्योर बुद्धिज्म, कोई अगर धर्म है तो ओनली फॉर साइंटिफिक धर्म मीन्स बुद्धिज्म है। पूरे विश्व के अंदर में जो सामाजिक बुराइयां होती है, इसका मूल कारण ये है कि कोई न कोई हत्या कर रहा है, कोई न कोई चोरी कर रहा है, कोई न कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई न कोई नशा पता कर रहा है, कोई न कोई झूठ बोल रहा है। इन 5 चीज़ों की सिवाय पूरे दुनिया के अंदर में 6वीं घटना नहीं घटती। दैट्स वाई बुद्ध की पंचशील ये यूनिवर्सल है। लेकिन ये हमारा पहला कदम है और यह हमारा कदम जो है एक चारित्रवान व्यक्ति विकास की ओर ले जाने का कदम है। लेकिन लेकिन कोई नॉन बुद्धिस्ट अगर इसमें पढ़ना चाहे तो क्या उसे पढ़ाएंगे आप? हमारा दरवाजे जो है, बुद्धिज्म के दरवाजे हर समाज के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि बुद्धिज्म इज यूनिवर्सल लॉ, क्या बोलते कि यूनिवर्सल पाथ है। ये विश्वव्यापी है, ये हर समाज को जोड़ता है और एक हर समाज को समता में इसको परिवर्तित करता है। तो हम तो ओबीसी लोगों का भी स्वागत करेंगे, मुस्लिम लोगों का भी स्वागत करेंगे, हम हर वर्ग का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस कैंपस के अंदर में हमको पंचशील के आधार पे, अष्टशील के आधार पे, 10शील के आधार पे एजुकेशन लेना है। मीन्स कि आप मेरे साथ ना झूठ बोले, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप मेरी हत्या ना करें, मैं आपकी हत्या नहीं करूँगा। आप चोरी ना करें, मैं चोरी नहीं करूँगा। आप व्यभिचार ना करें, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। तो इससे इस कैंपस का वातावरण कैसे रहेगा? शुद्ध रहेगा, जाति का तो नाम ही नहीं रहेगा। और इस परिपक्वता में और इस मॉरल क्या बोलते कि वैल्यू के आधार में जब व्यक्ति पढ़ेगा तो समाज में जब वो चले जाएगा तो जाति का तो नाम रहेगा ही नहीं। उसके मन में तो जाति का कोई भाव ही नहीं आएगा। करुणा रहेगी, मैत्री रहेगी, सौमनस्य रहेगी। दिस इज द रियल एजुकेशन सिस्टम। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ देकर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ बहुत खुशी होती है। 30 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और सभी बच्चे खुशी खुशी सुबह उठते हैं, प्रेरणा लेते हैं, वंदना करते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। श्रामणीर लोग जो यहाँ से चले जाते हैं निकलते समय, वो बहुत मोहक दृश्य लगता है। और आसपास के जो लोग यहाँ से नापकोर वर्धा रोड के जो लोग हैं एसटी में जाते हैं तो एसटी से थोड़ा इधर देखते हैं। क्यों देखते हैं कि ये बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार में श्रामणेर है और श्रामणेर लोग जब चलते हैं तो ये शिस्तबद्ध चलते हैं और इनका उनको अनुभव आता है। ये ऐसी फिलॉसफी है जो कारणों से हुआ करती है, प्रयत्न से हुआ करती है। इसीलिए हम यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के बुद्ध विचार का आदान प्रदान करके उसका अच्छा प्रचार करा के लोगों के ज़िंदगी में एक अच्छी नई शुरुआत लाने का बहुत बड़ा प्रयत्न है। माझ्या मुलाला मी जे शिक्षण मी घरी नाही देऊ शकणार ते मुलं माझे इथे शिकतील आणि त्या गोष्टीतून मुक्त राहतील, म्हणजे तंबाखू खाणे, दारू पिणे। तर मला असं वाटलं की माझा मुलगा त्या दिशेने न जाता जर या मार्गाने घातलं तर माझ्या मुलावर नक्कीच परिवर्तन होईल आणि त्याच्यामध्ये सुधारणा होतील, म्हणून मी माझ्या मुलाला इथे टाकलेलं आहे। मी जेव्हा पण येते तिथं माझं मन आनंदी राहते, म्हणजे खरंच राहते। मी इथं राहते, एक 2 दिवस सुट्टी असली की येते आणि आपल्या मुलाला भेटून जाते, मुलांना बघते। अनाथ पिंडक परिवार का ये उपक्रम आज भले ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अपने लक्ष्य में एक बलशाली राष्ट्र के निर्माण में उठा हुआ एक मजबूत कदम है।
है।